विद्यार्थियों, जैसे कि अपन जानते हैं कि एक पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण इकोसिस्टम की मुख्य विशेषता होती है। इसमें सामान्य रूल ये लागू होता है कि प्रत्येक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो उसकी कुल ऊर्जा का 10% ही आगे के स्तर में पहुंचता है। इसको अपन ऊर्जा स्थानांतरण का 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम कहते हैं। 90% जो ऊर्जा है वो शेष पुनः वातावरण में मिल जाती है, यानी अगले पोषण स्तर के लिए वो अनुपयोगी होती है। एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। इसमें अलग अलग नियम दिए गए, जिसमें बॉक्स पाइप मॉडल के नाम से, एकल नाल ऊर्जा प्रवाह के नाम से, द्विनलिका ऊर्जा प्रवाह मॉडल के नाम से अलग अलग मॉडल दिए गए समझाने के लिए। लेकिन ऑडम के द्वारा दिया गया यूनिवर्सल मॉडल सर्वोपयुक्त माना गया है और उसमें ये समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी पोषण स्तर पर जो कुल ऊर्जा उस पोषण स्तर को प्राप्त हो रही है, प्राथमिक पोषण स्तर है, तो उसमें अपन ये कह सकते हैं कि उत्पादक पौधे जो है इनके पास उपलब्ध आगमित जो ऊर्जा है उसको आई के नाम से इंडिकेट करते हुए बताया गया है। NU अप्रयुक्त ऊर्जा के नाम से इंकित किया गया है। A स्वांगीकृत ऊर्जा, R श्वसन के लिए उपयोगी ऊर्जा, P उस जीव के या पोषण स्तर में उत्पादन में काम आने वाली ऊर्जा के रूप में इंगित किया गया है। उत्पादन ऊर्जा को अपन फिर 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: संचित ऊर्जा, वृद्धि ऊर्जा और उत्सर्जी ऊर्जा। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी पोषण स्तर पर जो कुल ऊर्जा होती है उसको आई के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये पुनः 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। NU के रूप में जो अपन ने दिखाया है ऊपर की तरफ, उसमें अप्रयुक्त ऊर्जा होती है। दूसरा जो पार्ट है इसका वो A स्वांगीकृत ऊर्जा। अब स्वांगीकृत ऊर्जा में से ही ये पुनः 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। R के रूप में शोषण के रूप में काम में आने वाली ऊर्जा के रूप में इंगित करते हैं और P में प्रोडक्शन के लिए काम में आने वाली ऊर्जा को इंगित करते हैं। प्रोडक्शन के लिए ऊर्जा जो है ये पुनः 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड करते हैं अपन इसको। संचित ऊर्जा स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं, G में ग्रोथ एनर्जी और E में एक्सक्रीटेड एनर्जी के रूप में अपन दिखाते हैं। तो किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा जो है 10% के ऊर्जा स्थानांतरण के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर तक पहुंचती है और एक पोषण स्तर पे जो ऊर्जा का वितरण होता है वो इस सांकेतिक रूप से इस मॉडल में सार्वत्रिक यूनिवर्सल मॉडल जो है उसमें दिखाया गया है। इसी तरीके से ये एक पोषण की ऊर्जा जो है वो वृद्धि के रूप में जो काम आने वाली ऊर्जा है वो अगले स्तर के लिए आधार आई आगमित ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होती है, जो कि इसमें से प्रथम जो पोषण स्तर है उसका 10% होती है। अब ये पुनः जो है जो इंडिकेशन डॉटेड लाइन से दिखाया गया है आगे की तरफ, उसमें NU A P R S G E इस तरीके से दिखाया गया है।
तो प्रत्येक स्तर में इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसमें अपन देखते हैं कि एक तरफा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यूनिवर्सल डायरेक्शन में होता है, यानी एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा काम में आती है। ऊर्जा के इस प्रकार उत्तरोत्तर ह्रास होने के कारण खाद्य श्रृंखला में पदों की संख्या सीमित होती है, 4 तक, 3 या 4 तक ही होती है, क्योंकि आगे टॉप कॉर्निवर 4th स्टेज में आते हैं, जिनको जो आधार मांसाहारी छोटे मांसाहारी जीवों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके बाद इसका स्थानांतरण संभव नहीं है, क्योंकि वो जो ऊर्जा स्टोर्ड फूड के रूप में उसके पास बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होती है। अधिकतर ऊर्जा उत्पादन वृद्धि और अनुप्रयुक्त ऊर्जा के रूप में प्रयोग में ली जाती है। अपन ये देखते हैं कि एक पोषण स्तर में भिन्न प्रकार के जीव होते हैं, परंतु इनमें से जो संसाधन का एक ही प्रकार से दोहन करते हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। अनेक जातियों की आवश्यकताएं एक सी होती है, परंतु किसी इकोलॉजिकल निक में वही जातियाँ पाई जाती है जो अन्य के मुकाबले अधिक दक्षता से ऊर्जा का उपयोग करती है। इससे ऊर्जा उपयोग के इष्टतमीकरण का नियम लॉ ऑफ ऑप्टिमलाइजेशन इन द यूज ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ऊर्जा स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक अपना आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा जो अपना अगला टॉपिक है उसमें पारिस्थितिकीय पिरामिड, इसको अपन एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, चार्ल्स सदरलैंड एल्टोन के समान में। इसको अपन 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पिरामिड का अर्थ ये है कि एक ऐसी संरचना अपन प्राप्त करते हैं जो एक विशिष्ट आकार को प्रदर्शित करती है। यदि अपन संख्या का पिरामिड लें, जैव भार या जैव द्रव्यमान का पिरामिड लें या ऊर्जा का पिरामिड लें, 3 प्रकार के पिरामिड का निर्माण अपन कर सकते हैं या इसका अध्ययन किया जाता है। किसी भी पोषण स्तर में उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो संख्या के आधार पे पिरामिड जो है उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता है उनकी संख्या उनकी तुलना में कम होती है। तीसरे नंबर पे जो द्वितीयक उपभोक्ता है उनकी संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या से भी कम होती है, और टॉप कॉर्निवर की संख्या द्वितीयक उपभोक्ताओं से भी कम होती है। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि जो उच्च स्तर पे मांसाहारी जीव है उनकी संख्या किसी भी क्षेत्र में जो इकोसिस्टम है उसमें सबसे कम होती है। तो संख्या के पिरामिड के आधार पर उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। यह आधार तत्व के रूप में कार्य करता है। उसके बाद उस फूड चेन में इकोसिस्टम में डिपेंडेंट शाकाहारी जीव, जिसको अपन द्वितीयक पोषण स्तर कहते हैं, या प्रथम शाकाहारी जिसको अपन तृतीयक पोषण स्तर या द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, या टॉप कॉर्निवर जिनको अपन तृतीयक उपभोक्ता या चतुर्थ पोषण स्तर कहते हैं, के आधार पे अपन देखते हैं कि संख्या का पिरामिड सीधा, अधिकतर सीधा पाया जाता है, लेकिन उल्टा भी पाया जाता है। इसका उदाहरण अपन देखें तो परजीवी खाद्य श्रृंखला की अपन बात करें, जैसे एक पौधा है, एक पेड़ है, उसकी संख्या 1 है, लेकिन उस पर रहने वाले पक्षी है, कीट है, उनकी संख्या उससे अधिक है, 1 से अधिक है, यानी बहुत अधिक है।
और उस पर रहने वाले परजीवियों की संख्या और ही अधिक है। तो इस प्रकार जो एक पिरामिड संख्या का पिरामिड जो प्राप्त होता है वो उल्टा प्रकार का होता है, नीचे से संकरा ऊपर से फैलाव दिखाता है। इसी तरीके से जैव द्रव्यमान का पिरामिड अक्सर सीधा प्राप्त होता है, जिसमें उत्पादकों की संख्या अधिक होती है। प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसकी तुलना में कम होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर उसकी तुलना में कम, टर्सरी कंज्यूमर उसकी तुलना में कम, और टॉप कंज्यूमर सबसे कम होता है। ऊर्जा का पिरामिड की यदि अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि प्रोड्यूसर के पास यदि 100 किलो कैलोरी एनर्जी है तो अगले स्तर में जो है प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10% पहुंचेगी, और उसके अगले स्तर में 1%, उससे अगले स्तर में 0.1, और टॉप कॉर्निवर की बात करें तो 0.01% एनर्जी जो है वो वहाँ पहुँचेगी। इस प्रकार 10% लॉ ऑफ एनर्जी के आधार पे ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा पिरामिड होता है। ये अपने को ध्यान रखने की बात है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि आधार स्तंभ पर ऊर्जा अधिक होती है। ऊपरी पोषण स्तर में निरंतर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो निरंतर कम होती जाती है, और टॉप कॉर्निवर के पास ऊर्जा जो है आधार की 0.01% ऊर्जा ही पहुंचती है। अब अपन मुख्य जो एक बात है उसका अध्ययन करते हैं कि एक पारितंत्र का नियंत्रण कैसे होता है, रेगुलेशन इन इकोसिस्टम, जिसको होम्योस्टेसिस नाम से जानते हैं अपन, जो क्लॉड बर्नार्ड ने दिया था। उन्होंने बताया कि किसी भी सिस्टम को अपने आप स्वनियंत्रित होने की एक विशेषता पाई जाती है, जिसके आधार पर वो स्थायित्व प्राप्त करता है। ऊर्जा का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है, और पर्यावरण, जलवायु कारक और जीवों के मध्य एक साम्य अवस्था बनी रहती है। जब तक साम्य अवस्था बनी रहती है, ऊर्जा का वितरण निरंतर बना रहता है। तो इस प्रकार एक पारितंत्र जो है साम्य अवस्था में होता है, उसको अपन स्वनियंत्रित सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में पहचानते हैं। समय के साथ इसमें यदि इसी प्रकार का संबंध बना रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये देखते हैं कि कई बार समय के साथ अनेक परिवर्तन, जलवायु कारकों या अन्य मानव जनित गतिविधियों के कारण परिवर्तन होता है, तो उसके कारण स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में, स्थायित्व में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अपन जब इकोसिस्टम स्थायी रूप से होता है, स्थिर होता है, तो उसको एक अपने साइंटिस्ट थे MM डनबार, तो उन्होंने इसको नो आइसोलेशन स्टेबिलिटी नाम दिया, यानी किसी प्रकार का विचलन नहीं हो रहा है स्थिरता में। तो इस प्रकार इसमें प्रतिरोध करने की क्षमता पाई जाती है, बाह्य परिवर्तनों के विरोध करने की या प्रतिरोध करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में किन्हीं जीवों की कमी हो जाती है, शाकाहारी जीवों की या पौधों की, तो उसकी जगह अन्य पौधे डेवलप हो जाते हैं, या उन शाकाहारी जीवों की जगह दूसरे जाति के जीव की संख्या वहाँ बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जब किसी भी इकोसिस्टम में जैव विविधता अधिक होगी, जीवों की संख्या अधिक होगी, पॉपुलेशन डायनामिक्स अधिक होगा, तो उस इकोसिस्टम में स्थायित्व का भाव अधिक होगा, अधिक स्थायित्व होगा, और
परिवर्तनों को प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक पाई जाएगी। लेकिन धीरे धीरे अपन देखते हैं कि कई बार इकोसिस्टम में कुछ जातियों के पौधे या कुछ जीव जलवायु परिवर्तनों के कारण उनकी संख्या कम हो जाती है और उसकी जगह दूसरे पौधे या जीव ले लेते हैं। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको अपन अनुक्रमण या सक्सेशन कहते हैं। वो भी एक उसका आंतरिक परिवर्तन है इकोसिस्टम का। उसके स्थायित्व पर इस प्रकार का गहरा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इसी तरह के निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों के कारण ऊर्जा प्रवाह में या फूड चेन में या जलवायु कारकों के कारण आकस्मिक चेंज हो जाता है। किन्हीं पोषण स्तर में जीवों की संख्या कम या अधिक हो जाती है, तो उस प्रकार के परिवर्तनों के कारण इकोसिस्टम में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है और वो अस्थिरता या अनस्टेबिलिटी की ओर अग्रसर हो जाता है। और उसके बाद जो परिवर्तन होता है वो एक नए प्रकार के इकोसिस्टम को परिभाषित करता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में यदि जैव विविधता अधिक है तो उसमें स्थिरता का गुण अधिक पाया जाता है और जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ जीवों में या पौधों की संख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दूसरे प्रकार के जीव या पौधों की जातियों के जीव वहाँ प्रकट होते रहते हैं या उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार का अनुक्रमण सक्सेशन निरंतर प्रकृति में या इकोसिस्टम में पाया जाता है। तो अपन इस प्रकार आज किस प्रकार इकोसिस्टम का स्वनियंत्रण होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में कार्य करता है, जैव विविधता अधिक पाई जाने के कारण उसमें धारण क्षमता अधिक होती है, कैरिंग कैपेसिटी अधिक होती है, तो स्थायित्व अधिक होता है। धन्यवाद।